Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey. Dear students, we were discussing chapter 2 and the name of the chapter was Plant and Animal Cell. In that chapter, we have gone through the explanation of the diagram of plant cell and also the animal cell. In that video, we have seen that what are the cell organelles and how they are present inside the cell. Before that, we have discussed how the structure of the cell is present and what are their functions. As you know that the cell is the structural and functional unit of our life. So today we will discuss the cell organelles one by one. Dear students, this is an animal cell in that the cell organelles are present which perform the different functions of a cell. Whereas the second diagram is of plant cell which perform the functions of plants. So we have seen the diagram and we have also seen the structures of the cell organelles. Today we will discuss about the organelle. First one is cell membrane. Cell membrane is a thin porous membrane that encloses the cell. जो cell membrane होती है वो एक thin layer होती है जो हमारे पूरे सेल को enclose करके रखती है, मतलब कवर करके रखती है. ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड से और ये सेलेक्टिव होती है, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कि जिस चीज़ की आवश्यकता हमारे सेल को होती है बस उन्हीं चीज़ों को जाने देता है अंदर सेल के. जैसे कि सपोज़ आपने जहर खाया और अगले दिन कुछ हुआ नहीं, मतलब कि जो सेल्स थी वो क्या की, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो उनके ज़रूरत की चीज़ नहीं थी. तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये इनमें थिन पोर्स होते हैं छोटे छोटे जिनके थ्रू जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है सेल को वो चीज़ें पास होती हैं. इस वजह से इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है. सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती हैं और ये उनको शेप प्रोवाइड करती हैं. सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को उसके बाहरी इन्वायरमेंट से सेपरेट रखती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल वॉल. सेल वॉल इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है. और ये जो सेल वॉल की लेयर होती है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट होती है. यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे एनिमल का आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो सेल वॉल जो होता है वो आउटर लेयर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर प्रेजेंट होता है. इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल. ओके. A cell wall provides support, protection and shape to the plant cell. और ये जो सेल वॉल होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट सेल के शेप्स को. ठीक है. सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज. ये बना होता है सेलुलोज का. वहीं पर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं. एज प्लांट डू नॉट हैव एनी स्केलेटन लाइक एनिमल, सेल वॉल सपोर्ट द प्लांट सेल एंड प्रोवाइड इट अ शेप. क्योंकि प्लांट सेल में कोई स्केलेटन नहीं होता है, कोई हड्डी नहीं होती है. हमारे अंदर तो हड्डियाँ भी होती हैं, उनके अंदर कोई हड्डी ना होने की वजह से ये जो सेल वॉल है ये उनको सपोर्ट करता है एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करने में. किसको, प्लांट्स को. नाउ द न्यूक्लियस. जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है सेल का. जिस तरह से बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए कंट्रोलिंग सिस्टम ब्रेन है, वैसे ही सेल बॉडी के लिए कंट्रोलिंग सिस्टम होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इसका प्लूरल होता है न्यूक्लियाई. इज़ अ डेंस स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द सेल. ये क्या होता है, एक डेंस यानी कि घना, स्फेरिकल यानी कि कुछ गोलाकार में प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर. इट इज़ सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन. इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक होती है इनर मेम्ब्रेन और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन.
क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये क्या करता है, सेल के बाकी पार्ट को यानी कि साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस के पार्ट को डिवाइड करता है। सपोज ये एक सेल है, ओके, इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो जो न्यूक्लियस की वॉल होती है, ये जो किनारे वाली वॉल है ये ब्लू कलर की, ये क्या कर रहा है, बाहर की चीज़ों को और अंदर की चीज़ों को सेपरेट कर रहा है। तो क्या कहेंगे कि न्यूक्लियर मटेरियल को सेल के बाकी मटेरियल से मिलने से ये रोकता है, ओके। इस वजह से इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन्स को न्यूक्लियर एनवेलप्स भी कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का सारा मटेरियल इसके अंदर होता है, लिफाफे के अंदर होता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। The nuclear membrane allows the movement of the material between the cytoplasm and the nucleus. ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, ये जो है दिस इज़ योर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है आपका। इस न्यूक्लियस के ये जो लाइनिंग है ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सेल के बाहर का पार्ट है और ये न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है। यहाँ से जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है अंदर उस जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने और जाने की अनुमति देता रहता है, ओके। सो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं एक न्यूक्लियोलस है जो कि थोड़ा सा न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इनमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इनको क्रोमेटिन कहा जाता है। इस जो भी पर्पल कलर का आपको जितना भी लिक्विड यहाँ पे फ्लूइड दिख रहा है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लास्ट। यहाँ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह छेद होते हैं जिनसे बाहर से अंदर मटेरियल जा सके उसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर, और ये जो लेयर है बाहर की इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, ओके। Inside the nucleus, a smaller, denser spherical body called nucleolus is present. डायग्राम में आप अभी जस्ट आपने देखा कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसके अंदर एक गोल सा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लियोलस का सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, जिससे एनर्जी रिलीज हो। Nucleus also contains thin thread-like structure called chromatin. यहाँ पे आप देख रहे हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रोमेटिन है, ये प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। द क्रोमेटिन फाइबर आर क्लोजली पैक्ड टू फॉर्म अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। ये जो क्रोमेटिन्स होते हैं वो अभी आपको ऐसे थ्रेड जैसे दिख रहे थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये क्रोमेटिन्स एक दूसरे से इतने ज़्यादा ऐसे बंधे हुए होते हैं कि ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा क्रॉस टाइप का। इनको कहा जाता है क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ इस तरह से होता है, ऐसा, ये है क्रोमोसोम। ये कैसे बनते हैं, ये जो क्रोमेटिन्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वही अरेंज हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं एक डेफिनिट स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। द क्रोमोसोम्स कैरी द जीन, और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें जीन्स होती हैं जो कि अगले जनरेशन के लिए कैरेक्टर्स को स्टोर करती हैं। मतलब किसी भी पेरेंट का बच्चा कैसा होगा ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर होती हैं जीन्स के फॉर्म में। द जीन्स कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जीन्स क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं जो कि पेरेंट से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि आप हैं, आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके मम्मी पापा से बिल्कुल सिमिलर होंगी, मतलब कुछ आदतें होंगी, कुछ लोगों का फेस मिलता है, कुछ लोगों के फिंगर्स मिलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सिमिलर मिलती हैं हमें। न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर और द कमांड सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर या कमांड सेंटर कहते हैं सेल का, एज इट कंट्रोल द एक्टिविटीज़ एंड ग्रोथ ऑफ सेल, क्योंकि ये सेल की एक्टिविटी और सेल के
ग्रोथ को रेगुलेट करता है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर कंस्टिट्यूट द प्रोटोप्लाज्म। कह रहा है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला करके कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। सपोज ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस। अब हम देख रहे हैं ये जो बाहर का पार्ट है, न्यूक्लियस के अलावा ये जो पार्ट है ये सेल का पार्ट है। किसका पार्ट है? सेल का पार्ट है, और इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ओके, वहीं पर अगर हम देखें तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो रेड वाला पार्ट है इसको कहा जाता है न्यूक्लियस का पार्ट। तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी जितनी भी चीज़ें न्यूक्लियस के बाहर होती हैं वो साइटोप्लाज्म होती हैं, और जो चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर होती हैं वो कहलाती हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और पूरे सेल का मिला करके, अंदर बाहर न्यूक्लियस हो चाहे सेल का हो, सबको मिला करके कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ओके, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सबको मिला करके प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म दो चीज़ों से बना हुआ है, दो वर्ड से बना है। प्रोटो जिसका मतलब होता है लिविंग, और प्लाज्मा जिसका मतलब लिक्विड। मतलब जो भी लिविंग सेल के अंदर लिक्विड जो भी प्रेजेंट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इट इज़ देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। इस वजह से इसको सेल का लिविंग कंपोनेंट भी कहा जाता है। अमेजिंग बट ट्रू, लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ये लाइसोसोम्स जो होते हैं ये एक सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके किनारे किनारे मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, मतलब डाइजेशन करने की क्षमता होती है। और ये क्या करते हैं, बाहर की जो भी चीज़ें आ जाती हैं जो सेल के लिए हानिकारक हैं उनको ये निगल लेते हैं, खा लेते हैं। सपोज़ कभी कभी क्या हो जाता है, सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत है और सेल ने उस चीज़ को ले लिया, लेकिन अब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा बच गई, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, जो भी आप फूड लेते हैं उनको डाइजेस्ट करके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाल देता है। लेकिन सेल क्या करता है, सेल का जो चीज़ें यूज़फुल नहीं होती हैं लाइसोसोम्स उनको डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर सेल के बाहर फेंक देता है। दे ऑल्सो डाइजेस्ट ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल। जो सेल डैमेज हो जाती हैं, जैसे कि चोट लग गया आपको तो सेल्स डैमेज हो जाती है, उस कंडीशन में लाइसोसोम क्या करता है, पुरानी सेल्स को या चोट लगी हुई सेल्स को डाइजेस्ट कर लेता है जिससे इन्फेक्शन और आगे ना फैले। देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग, क्योंकि ये जो लाइसोसोम होता है ये पुरानी सेल्स को या चोट लगी हुई सेल्स को खुद खा लेता है, खुद डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि अपने ही सेल को खा रहा है, तो इसलिए सुसाइडल बैग कहा जाता है। ओके, नाउ साइटोप्लाज्म, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट जो लिक्विड होता है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड जो प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सो लेट अस गो विद द एक्सप्लेनेशन। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक कलरलेस सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली के जैसा कलरलेस यानी पानी के जैसा लगभग सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ये क्या करता है, सेल का सबसे ज़्यादा हिस्सा कवर करता है। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ मैनी अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। साइटोप्लाज्म में बहुत से अलग सेल के कंपोनेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल्स के लिए। जैसे आप क्या करिए, एक बाल्टी में पानी भर लीजिए, फिर उसमें एक प्लास्टिक की बॉल डाल दीजिए, बैलून डाल दीजिए, कुछ छोटे छोटे कागज़ तोड़ के डाल दीजिए, तो आपको नाव कागज़ की बना के डाल दीजिए, तो आपको क्या दिखेगा कि एक बाल्टी भर पानी था, एक लिक्विड था, उसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको इधर उधर तैरती हुई दिखेंगी। कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर हमारे सेल का होता है। हमारे सेल में जो फ्लूइड यानी जो पानी, बाल्टी में जो पानी था
वो काम कौन कर रहा है सेल के अंदर? साइटोप्लाज्म। और इन साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, राइबोसोम, ये सारे क्या होते हैं? जिस तरह से बॉल, बैलून, कागज़ सब तैर रहे होंगे, उसी तरह से ये साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, धंसे हुए प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जो वो पार्ट्स जो इनमें प्रेजेंट होते हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है, जो सेल के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ऑल द सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सारे सेल ऑर्गेनल्स अपना अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एक साइटोप्लाज्म के अंदर।